हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 5। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स जो कि रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का है। ठीक है, पेपर का टाइटल क्या है हमारा? ब्रिटिश पोइट्री 2। ओके, ब्रिटिश पोइट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसका हिस्ट्री क्या था, इसमें कौन कौन से मेजर पोएम है, इसका लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स बोल सकते हैं कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो कब से कब तक देखना है? फ्रॉम रोमांटिक एज टू पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, फ्रॉम रोमांटिक एज टू पोस्ट मॉडर्न एज। रोमांटिक एज में अधिकतर क्या नेचर लेके, इमोशंस लेके ये सब पे लिखा जाता था। मॉडर्न एज पे इंडस्ट्री पे लिखा जाता था, मोरालिटी पे लिखा जाता था। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 में आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, फ्री वर्ड्स क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या है, डिक्शन क्या है, मेट्रोनिम क्या है। ठीक है, उसके ऐसे ही हम लोग को सारा यहाँ पे देखना है। ओके, फिर आपका देखिए यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में आपका देखना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्या इसका हिस्ट्री रहा है। ठीक है, तो किस किस का देखना है? रोमांटिक पोइट्री का देखना है, विक्टोरियन पोइट्री का देखना है। ठीक है, फिर मॉडर्न पोइट्री का देखना है और पोस्ट मॉडर्न पोइट्री का यहाँ पे देखना है। और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमांटिक पोइट्री से लेके हमें पोस्ट मॉडर्न पोइट्री तक देखना है, तो उसके बीच में कौन कौन सा आता है हमारा? विक्टोरियन और मॉडर्न। ठीक है, चलिए फिर आपका यहाँ पे यूनिट 3 में है। यूनिट 3 में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइन रिटन इन फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे, इसमें आपको देखना है। फिर सैम्यूल टेलर का कौन सा देखना है? कुबला खान देखना है। ओके, जॉन किट्स का आपको ऑडे ऑन ए ग्रेसियन अर्न देखना है। फिर पर्सी बिशे का क्या देखना है? ऑडे टू द वेस्ट विंड देखना है। 5 में आपका लॉर्ड बेरियन का क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ। ठीक है, चलिए फिर आपका यहाँ पे यूनिट 4 में देखिए। अच्छा, यूनिट 5 वाला द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाचुरी। ठीक है, सेनाचुरी। ओके, फिर यूनिट 4 में आपका लॉर्ड टेनिसन का क्या है? यूलिसेस। ओके, फिर 2 में आप देखिए अनलॉर्ड का क्या है? डॉबर बीच है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या है? माई लास्ट डचेस। और डब्ल्यू बीस्ट का क्या है? द सेकेंड कमिंग। और टी एस इलियट का क्या है? द हॉलो मैन। ये आपका पूरा सिलेबस है, आप एक बार सबका शॉर्ट वीडियो देख लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब चलिए यूनिट 1 में पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे आपको ब्लैंक वर्ड्स पढ़ना है, फ्री वर्ड्स पढ़ना है, तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? Blank verse is the form of poetry written in unrhymed। देखिए ये वाला ना हम लोग सबसे पहले यूज़ कहाँ, जैसे कि हम लोग इस पीछे नहीं भागते कि हाँ हमको रिदमिक में बनाना है, राइम आना चाहिए, ठीक है, लय रहना चाहिए। हम लोग इसमें क्या नेचुरल जो इमोशंस होता है, ये होता है, उसको फ्लो में जाने देते हैं। इसीलिए ब्लैंक वर्ड्स का अधिकतर यूज़ होता है। जो विलियम शेक्सपियर जैसे, जॉन मिल्टन, ये सब हमारा क्या है, ब्लैंक वर्ड्स में अधिकतर लिखते थे। ओके, तो इसका एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तो ब्लैंक वर्स इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री, सही बात है। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स सब क्या है? फॉर्म है किसका? पोएट्री का। रिटन इन अनराइम्ड iambic pentameter, दिस मीन दैट ईच लाइन यूजुअली कंटेन 10 syllables। ठीक है, अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड अस्ट्रेस्ड बीट। और ये क्या का होता था? 10 syllable का होता था। ओके, बट इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। ये क्या राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता कि हाँ रिदमिक ही होना चाहिए। ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय पोएट लाइक विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन बिकॉज इट अलाउज अ नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या आता था कि आपका जो इमोशंस है, आपका जो ये है, वो क्या होना चाहिए? नेचुरली फ्लो होता था। किसका? तो लैंग्वेज का। ओके, while maintaining rhyme, the absence of rhyme gives the poet more flexibility and freedom। जब आपका मन में वो स्ट्रिक्ट रहता है ना कि हाँ अब मेरे को राइम में ही करना है, तो उससे मिलते जुलते वर्ड खोजेंगे। लेकिन आप जब फ्री है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कुछ भी डाल देंगे, तो आपका जो इच्छा है वही डालोगे आप, वही बात हो गया है ना। ब्लैंक वर्स इज स्पेशली सुटेबल फॉर सीरियस थीम्स, ड्रामा एंड लॉन्ग नरेटिव। अब लॉन्ग नरेटिव में तो उतना हम राइम बैठा बैठा के रह नहीं सकते, तो जो लॉन्ग नरेटिव रहता है, सीरियस थीम्स रहता है, उस पर हम लोग राइम के जगह पे क्या नेचुरल फ्लो पे ज़्यादा हम लोग फोकस्ड रहते हैं। ओके,
चलिए, अब देखिए कि फ्री वर्ड्स क्या है। फ्री वर्ड्स का ब्लैंक वर्ड समझ में आया क्या, जिसमें अनराइम्ड होता है वो, ओके। 10 लाइन का सिलेबल होता है। चलिए, फ्री वर्ड्स क्या है, आप देखिए। फ्री वर्ड्स इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट अलाउ एनी फिक्स्ड मीटर, राइम स्कीम और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। फ्री वर्ड्स में क्या होता है, ना तो वो ट्रेडिशनल रूल रेगुलेशन नॉर्म स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ना ही वो फिक्स्ड है कि राइम होगा कि अनराइम होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे। इट गिव्स पोइट्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अलाउइंग देम टू राइट इन अ स्टाइल दैट रिजेंबल नेचुरल स्पीच। और इससे ज़्यादा क्या नेचुरल स्पीच का इसमें आता है, ओके। इंस्टेड ऑफ फॉर्मल रूल्स, फ्री वर्ड्स फोकस ऑन राइम, इमेजरी एंड मीनिंग। इट बिकेम हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। और ये फ्री वर्ड्स कब पॉपुलर हुआ, तो मॉडर्न एज में। जो हमारे पीछे का था उसमें क्या है कि लोग स्ट्रक्चर रूल यही सबको ट्रेडिशनल जो भी था उसमें ज़्यादा लिखने का प्रयास करते थे। स्पेशली पोइट लाइक वॉल्ट वाइटमैन, टी एस इलियट, फ्री वर्ड्स रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द पोएट। और फ्री वर्ड से हम क्या हमें देखने को मिलता है कि किसी का कितना उनमें लिखने की क्षमता है, कलात्मकता है, ठीक है। It allows experimentation with language and structure, making poetry more flexible and expressive। और ये हमें क्या एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है कि आपने। चलिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन 3 में कि हीरोइक कपलेट क्या है। और हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइन। इसमें क्या होता है कि 2 कंसेक्यूटिव लाइन होता है, रिटन इन राइमिंग एम्बिक पेंटामीटर। ये क्या राइम में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ लाइन फॉर्म्स अ कंप्लीट आइडिया और थॉट। तो जो जोड़ा रहता है, ईच पेयर रहता है, वो क्या एक कंप्लीट आपको आइडिया देगा या थॉट देगा, वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। मेकिंग द पोएम क्लियर एंड स्ट्रक्चर, दिस फॉर्म वाज वाइडली यूज्ड इन न्यू क्लासिकल पीरियड, ओके, by the poet Alexander Pope and John Dryden. Heroic couplets are known for their balance, clarity and precision, ठीक है। They are often used to express moral ideas, stare and philosophical reflection. The regular rhythm and rhyme make them more memorable and impactful, reflecting the order and discipline of classical poetry। और ये जो दो पेयर का जोड़ा रहता था, ये क्या बैलेंस्ड होता था, इसमें क्लियरिटी रहता था, प्रिसाइजनेस रहता था, ठीक है। और अधिकतर ये किस में यूज़ होता था, तो मोरल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, मोरल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। स्टेयर मतलब व्यंग्य को, ओके। और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस को, ठीक है। अब है हमारे यूनिट 4 में कि व्हाट इज डिक्शन इन पोएट्री। तो डिक्शन क्या होता है भाई, तो डिक्शन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ वर्ड, ओके। डिक्शन का मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ओके, यूज्ड बाय द पोएट इन दी पोएम। तो डिक्शन उसी को बोलते हैं जब पोएट अपने पोएम के लिए क्या करता है, शब्दों का चयन करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग टोन, मूड एंड मीनिंग ऑफ द पोएम। पोएट केयरफुली सेलेक्ट वर्ड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट सच एज फॉर्मल, इनफॉर्मल, इमोशनल और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रोमांटिक पोएट प्रिफर्ड सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। जो हमारा रोमांटिक पोएट्स होता है, ठीक है, वो सब में सिंपल और कैसा रहता है, नेचुरल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, वाइल विक्टोरियन पोएट्स ऑफन आर यूज्ड फॉर ऑर्नेट एंड एलिवेटेड डिक्शन, मतलब गुड डिक्शन इनहेंस क्लैरिटी एंड ब्यूटी ऑफ द पोइट्री। अब जब जैसा थीम है तो उसी तरह का हमें क्या होता है, शब्दों का चयन करना पड़ता है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मेटोनमी क्या होता है। चलिए, और ये क्या है कि तो फिगर ऑफ स्पीच है, ओके, इन विच वन वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट नेमिंग समथिंग, अ रिलेटेड टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट। फॉर एग्जांपल, द crown is used to represent monarchy or kingship। Or metonymy adds depth and richness to poetic language by creating indirect meaning. It makes the expression more imaginative and symbolic. This device used to convey complex idea in a concise and artistic manner, making their work more engaging and meaningful।
देखिए, इसको इन शॉर्ट में समझते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? और उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट का हाउस क्या बोलते हैं, द व्हाइट हाउस बोलते हैं, तो क्या हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जब द व्हाइट हाउस बोल रहे हैं तो मोर आर्टिस्टिक लग रहा है, मोर सिंबॉलिक लग रहा है कि नहीं? तो वहीं पे यही चीज़ है। ओके, और यही तो पोएट का सबसे खासियत होता है कि नहीं? तो उसके बाद हमारा देखिए, देखिए ये भी क्या है, सिंड्रोकी क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच ही है, ठीक है, अलंकार ही है। तो ये किसको, यहाँ पे इसका पहले डेफिनेशन देखिए, विच इज अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट। मतलब क्या करना है कि जब हम लोग किसी एक चीज़ को बताने के लिए, या तो मतलब उसके एक पार्ट के बारे में बता देंगे तो वो पूरा चीज़, कंप्लीट चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, या फिर उस छोटे से पार्ट को बताने के लिए हम उस बड़े चीज़ का नाम लेंगे, कंप्लीट होल का नाम लेंगे, जिससे वो छोटा चीज़ पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग गांव देहात में बोलते हैं इतना सारा मुंह को खिलाना पड़ेगा, तो मतलब मुंह को खिलाना, दैट मीन क्या, पूरे व्यक्ति को खिलाना क्या है, पूरा बॉडी का पार्ट ही है ना हमारा मुंह। तो समझे, वही हम लोग मुंह का इस्तेमाल किए, और वहाँ पे हम लोग साइन किसका, ये किसको कहना चाह रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे पूरे व्यक्ति को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, समझे? अब देखिए हमारा है कि पन क्या है, ठीक है, व्हाट इज पन इन अ पोएट्री। तो ये भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व्स प्ले ऑन वर्ड्स। और यहाँ पे क्या होता है, तो शब्दों का खेला होता है। कैसे होता है, जब हम लोग या तो सिमिलर, मतलब डिफरेंट मीनिंग रहेगा, बट क्या होगा, सिमिलर साउंड रहेगा, तो वो सब जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, पन इन अ स्टोरी। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको ये बाय करना पड़ेगा। अभी आप सेम 3 में, जब तक आप सेमेस्टर 8 तक नहीं चल जाएंगी, ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये पन इन अ स्टोरी, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो उसको क्या, इसमें पोएट्री में क्या क्रिएट करने के लिए, तो ह्यूमर, आयरनी और डबल मीनिंग, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग काली घटा का घमंड घटा ऐसे बोलते हैं ना, तो काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल है, और एक घटा दूसरे वाले घटा का मतलब क्या है, तो कम होना क्वांटिटी में। तो ये सब क्या है, पन इन स्टोरी, शब्दों का खेला है, ठीक है, समझ में आया? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज लिखा हुआ है। A pun is a figure of speech that involves play on words, using words with multiple meaning or word that sound similar for a humorous or rhetorical effect. Okay, ये क्या, चालाकी और समझने के लिए, आयरनी सेट करने के लिए, सब के लिए होता है। अब देखिए कि ये भी क्या है, हाइपरबोले भी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, तो इसके बारे में देखते हैं। ओके, hyperbole is a figure of speech that involve deliberate exaggeration for emphasis or emotional effect. It is not meant to be taken literally but used to highlighting strong feeling or ideas. For example, saying I have told you 1,000 times in a, मतलब क्या है कि बढ़ा चढ़ा के जो होता है ना, कि 1000 टाइम क्या वो बोला होगा, नहीं बोला होगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के फोकस करने के लिए जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तब होता है। और इसमें कैसा इमोशंस में, तो लव, एंगर, जॉय, सॉरो, ये सब में हम लोग ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये डिसबिलीफ क्या है भाई, तो इस सबसे पहले ये कंसेप्ट है एक, और जो कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो सैम्यूल टेलर कॉलरिज के द्वारा। ओके, ये क्या है भाई, तो ये पोएट का खासियत नहीं है यहाँ पे, क्या वो तो खासियत उनका है ही, लेकिन यहाँ पे क्या, रीडर के एबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है, जो रीड कर रहा है उसके एबिलिटी को देखा जाता है कि वो कैसे टेम्पररी वे में, टेम्पररी नॉट परमानेंट, वो बिलीव कर लेता है किस पे, तो अनरियलिस्टिक चीज़ों पर। जैसे हम लोग का वहाँ पे भूत प्रेत का कुछ बता देता है कि नहीं, उसका भविष्यवाणी करता है, ऐसा बहुत सारे स्टोरी में आप पढ़े होंगे कि इविल होता है, एंजल होता है जो भविष्यवाणी करता है, तो उस ड्यूरिंग उसको पढ़ते वक्त उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको बिलीवेबल मान लेते हैं ना, हाँ, उसमें विश्वास करने लगते हैं, चूंकि वो क्या, हमें भी पता है कि वो अनरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ते, तो उसी चीज़ को बोला जाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। देखिए आपका लिखा हुआ है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सैम्यूल टेलर। इट रिफर्स टू द रीडर्स एबिलिटी टू टेम्पररली कंसेप्ट अनरियलिस्टिक और सुपर नेचुरल
एलिमेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क एज अ बिलीवल। हम लोग को पता है कि वो अनरियल है बट फिर भी हम लोग उसको क्या मानने लगते हैं, तो इसी को बोला जाता है। और ये क्या बढ़ाता है, जब हम लोग विश्वास करने लगते हैं तो और भी ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, पोयम या स्टोरी कुछ भी हो, फुल्ली क्या हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। ओके, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ओके, अब देखिए कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, लिटरेरी टर्म्स है, और ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब इसके बारे में आपको जानना ही होगा। तो देखिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन किट्स। अब आपको ये लिखना होगा कि सस्पेंशन वाला कौन दिए हैं। ठीक है, जैसे कॉलरेज ने दिया है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी कौन दिया है, तो जॉन किट्स दिए हैं। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, it is the ability of a poet to remain in a state of uncertainty, mystery, and doubt without seeking clear answer. According to Keats, a great poet should be comfortable with ambiguity and complexity rather than focusing logical explanation. This concept emphasizes imagination and openness of mind. It allows poetry to explore deeper truth beyond rational understanding. इसमें क्या होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी में, कि आपको वो पूरा क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, आप पे छोड़ दिया जाएगा कि आप उसको किस हिसाब से ले रहे हैं। वो मिस्टीरियस रहेगा, पजल्ड रहेगा, डाउट वे में रहेगा, तो उसी को बोला जाता है। और यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की जगह आप क्या दिमाग लगा रहे हैं, उस पर आप पे छोड़ा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव क्या है। तो देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव इज अ लिटरेरी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय टी.एस. इलियट। याद रहेगा आपको, कौन दिए हैं ये, टी.एस. इलियट ने दिया है। It refers to the set of objects, situation, or event that are used to evoke a particular emotion in a reader. Instead of directly stating feeling, the poet present external element that indirectly create same emotional response. ये क्या है, सबसे पहला बात क्या है कि एक टेक्निक है। क्या चीज़ टेक्निक है, तो पोयम को और भी क्या बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, और इम्पैक्टफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी इवेंट हो, सिचुएशन हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाएगा। डायरेक्ट आपको वो फीलिंग बताने छोड़ के, ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक सॉलिक्यू होता है जो ड्रामा में होता है, जो सारा इनर फीलिंग को बता देता है, तो इसमें आपको ऐसा बताया नहीं दिया जाएगा, आप पर छोड़ दिया जाएगा, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, चलिए, फिर है हमारा व्हाट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारा का फीचर्स जान लेंगे कि रोमांटिक पोइट्री, मॉडर्न हो गया, विक्टोरियन हो गया, वो सबका क्या क्या है। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, रोमांटिक पोइट्री का पढ़ेंगे। ओके, तो रोमांटिक पोइट्री इमर्ज्ड इन अ लेट 18th century as a reaction against industrialization and rationalism. Its main features include emphasis on nature, imagination, emotion and individualism. यहाँ पे किस पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता था, रोमांटिक पोइट्री पे तो नेचर पे दिया जाता था, इमेजिनेशन पे, मतलब जो सोचते हैं हम लोग है ना, इमेजिन करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ओके, इमोशंस पे दिया जाता था। और इंडिविजुअलिज्म मतलब एज अ, मतलब पूरा लेके नहीं लिखते थे आदमी, किसी एक पर्सन पे लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिखते थे। ओके, तो ये सब होता था उसमें। रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड किट्स फोकस्ड ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन फीलिंग। ठीक है, तो इसके कौन कौन मेजर पोएट है, तो वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, और किट है। और ये किस पे ध्यान देते थे, तो जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, नेचर में क्या सुंदरता है, कैसे हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अलग अलग तरीके से बताना, और क्या ह्यूमन फीलिंग, यही इंडिविजुअलिज्म से जुड़ा हुआ है। ओके, दे यूज सिंपल लैंग्वेज एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। वो क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स नहीं यूज़ करते थे, सिंपल शब्दों में अपना बात कहते थे। ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताते थे, वही सब है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रीडम इन देयर वर्क्स। और इसमें वहाँ पे क्या जो मेन एलिमेंट था, जो सबसे मजबूत एलिमेंट था, वो क्या था, तो स्पिरिचुअलिटी था। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, आत्मा का भगवान से जुड़ना है ना, थोड़ा सा बिलीफ वाला। और फिर फ्रीडम की हम कुछ भी लिख सकते हैं।
Romantic poetry celebrates creativity and reject strict classical rule, making more expressive and emotional. और यहाँ पे रोमांटिक पोइट्री में क्या देखने को मिलता है, तो क्रिएटिविटी देखने को मिलता है, और ये जो ट्रेडिशनल रूल रेगुलेशन क्लासिकल थे वो सबको फॉलो नहीं करते थे, ओके, ताकि ये मोर अपना मोर मतलब इम्पैक्टफुली या इफ़ेक्टिवली हम लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को, ओके। अब हमारा यहाँ पे क्या देखेंगे, विक्टोरियन पोएट देखेंगे, ठीक है। जो विक्टोरियन एज कब से कब तक चला था, तो 1837 टू 1901 तक। विक्टोरियन पोइट्री रिफ्लेक्ट सोशल पॉलिटिकल एंड मोरल कंडीशन ऑफ द विक्टोरियन एज, और यहाँ पे फोकस्ड ह्यूमन फीलिंग या एक्सपीरियंस इस पे नहीं किया जाता था, जो सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, और जो मोरल कंडीशन है वहाँ पे उस पर बात किया जाता था, ठीक है। इट डील्स विद थीम्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल चेंज, कैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है ना, फेथ, डाउट एंड मोरालिटी, ओके। Poets like Alfred Tennyson and Matthew Arnold expressed concern about loss of faith and scientific progress. विक्टोरियन पोइट्री ऑफन कंबाइंस रोमांटिक इमोशन विथ रियलिज्म, और विक्टोरियन पोइट्री में क्या था कि रोमांटिक इमोशंस को क्या रियलिटी से जोड़ के ये किया जाता था। जैसे रोमांटिक पोइट्री में क्या होता था कि बस इमेजनरी भरा हुआ था, तो रियलिज्म रियलिटी में तो उतना मतलब नहीं होता है ना, जो दिखाया जाता है बताया जाता है। तो उसी को यहाँ पे क्या विथ रियलिटी यहाँ पे देखा गया कि हाँ भाई, जहाँ प्यार होता है वहाँ दुख भी होता है, कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। It uses refined language and structured form. There is also sense of duty responsibility. यहाँ पे आदमी को, हम लोग जो रीडर है उसको, कॉमन ऑडियंस है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके ड्यूटी के बारे में अवेयर कराना, ठीक है, ये सब इसका मेन मुद्दा था, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर पे हमारा कि फीचर ऑफ मॉडर्न पोइट्री क्या है। विक्टोरियन और रोमांटिक पढ़ लिए, अब देखिए मॉडर्न पोइट्री। Modern poetry developed in early 20th century and is marked by experimentation and innovation. ठीक है, मॉडर्न नाम ही है तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। इट रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स, फोकस ऑन फ्री वर्ड सिंबलिज्म एंड फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। Modern poets like T.S. Eliot, W.B. Yeats explore theme of alienation, disillusionment and complexity of modern life। यहाँ पे जो हमारा मॉडर्न लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी था, जो रियलिटी था, ठीक है, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर या फिर हम लोग फ्री वर्ड्स पे ये सब में बात करते थे। बात करना मतलब उसमें लिखते थे, ओके। द लैंग्वेज इज़ ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड सिम्बॉलिक, और यहाँ पे क्या होता था, सिम्बॉलिक भी होता था, प्रतीकात्मक भी होता था, और कॉम्प्लेक्स सिंपल शब्दों में नहीं क्या होता था, कॉम्प्लेक्स होता था, क्योंकि इसमें क्या कंपटीशन बढ़ गया। अब सिंपल शब्दों में तो सब लिख रहा है, अब आप ग्रेट पोएट है उसको दिखाने के लिए आपको शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी लाना पड़ेगा, ऐसा पोएम ही क्या जो तुरंत आप समझ जाओ। तो इनका वो थॉट था, ठीक है, फिर इसको भी आगे जाके यहाँ पे टूटा था ये। चलिए फिर हमारा व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न पोइट्री। तो पोस्ट मॉडर्न पोइट्री क्या है। पोस्ट मॉडर्न पोइट्री इमर्ज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म। इट इज़ characterized by diversity, irony, playfulness and rejection of fixed meaning. Postmodern poets fragmentation, intersexuality and unconventional forms. They often question reality and challenge traditional ideas of truth and identity. The language is more experimental and open-minded, allowing multiple interpretation. Postmodern poetry reflects world of uncertainty and complexity. ये क्या यहाँ पे बताया गया कि चूंकि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हुआ था, तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, सब क्या है, अनसर्टेन है। अभी लाइफ सबका अच्छा था, तुरंत वर्ल्ड वार में इतना क्षति हो गया कि सबका लाइफ क्या हो गया, डिस्टेबल हो गया, मतलब स्टेबल नहीं रहा, ठीक है। तो यही बताया गया है कि लाइफ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, साथ ही साथ क्या है, उसमें अनसर्टिनिटी भी है, अनिश्चितता है। आप आज यहाँ हैं तो कल का पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल नेचर था, और क्या था, ओपन माइंडेड था, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस आपको बता देंगे, उसका पीडीएफ आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, या क्वेश्चन नोट कर लेना जैसा आपकी इच्छा है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर
16 में व्हाट इज दिस थीम ऑफ कुबला खान बाय एस टी कॉलरिज, जो एस टी कॉलरिज का कुबला खान है उसका मेन थीम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये सिंबॉलिक और क्या है, इमेजिनेटिव पोयम है। फिर देखिए आपको व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ टिंटन एवे बाय वर्ड्सवर्थ। 18 में है व्हाट इज द थीम ऑफ ऑडे इन ग्रेसियन अर्न बाय जॉन केट्स। 19 में व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ ऑडे टू द वेस्ट विंड बाय पी बी सैली। 20 का है आपको व्हाट इज द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाचेरी बाय लॉर्ड बेरियन। आपको सब का क्या करना है, सेंट्रल थीम आपको एक बार पढ़ लेना है, ओके। फिर देखिए आपका 21 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ यूलिस्लिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 22 में व्हाट इज द थीम ऑफ डॉबर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। देखिए फिर आपका लॉन्ग में आते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएटिक डिवाइस इन पोएट्री। तो पोएटिक डिवाइस यानी अलंकार का क्या आपका महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और कौन कौन सा है और इसको कितना ये है, ठीक है, क्या क्या इसका काम है, कैसे ये स्ट्रॉन्ग बनता है, और एक बार सबका नाम दे देना है, तो वही काम करना है आपको। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन पोइट्री। तो पोइट्री में अधिकतर क्या होता है, रियलिज्म से ज़्यादा इमेजिनेशन होता है, तो उसका क्या रोल है आपको यहाँ पे लिखना है। एक आइडियल वर्ल्ड का हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल कंसेप्ट ऑफ फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स एंड हीरोइक कपलेट। तो क्या है ब्लैंक वर्ड्स, क्या है फ्री वर्ड्स, क्या है, ये सब आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 में एक्सप्लेन इन डिटेल द लिटरेरी डिवाइस डिक्शन मेटोनमी एंड द सिंड्रोके। मतलब स्किनरोके मतलब देखे थे हम लोग कि डिक्शन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिटेल इन द लिटरेरी डिवाइस पन एंड हाइपरबोले, क्या होता है ये आपको बताना है। 4 में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी और विलिंग सस्पेंशन है क्या, बिलीफ क्या है, डिसबिलीफ क्या है, तो इस पे हम लोग बात कर लिए हैं, तो उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, ओके। पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। फिर एक्सप्लेन द डिटेल इन फीचर्स, थीम्स एंड मेजर पोएट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो मेजर पोएट का आपको नाम लिख बताना है इसमें, और उसका क्या करना है, उसका क्या उसका इम्पोर्टेंस है, थीम है, वो बताना है। 2 में है कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीम ऑफ विक्टोरियन पोएट। तो विक्टोरियन पोएट में हम लोग मेन फीचर देखे थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको बताना है। फिर एक्सप्लेन द फीचर ऑफ थीम ऑफ मॉडर्न पोएट्री। फिर डिस्कस द कैरेक्टर, सेम क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, ठीक है। फिर डिस्कस इन डिटेल द थीम, इमेजरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। 2 में एक्सप्लेन द थीम एंड फिलोसफिकल आइडियाज इन टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थीम, सिंबलिज्म एंड मैसेज ऑफ ऑडे ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन केट्स। फिर डिस्कस द थीम एंड पोएटिक स्टाइल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाचेरी बाय लॉर्ड बैरियन। फिर है डिस्कस द डिटेल थीम, इमेजरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डॉबर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। फिर वही उसका आप यूलिस्लिस का आपको बताना है, थीम क्या है, वो क्या है, ठीक है। फिर है डिस्कस द थीम, ड्रामेटिक टेक्निक एंड कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक इन माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थीम, सिंबोलिज्म एंड मैसेज ऑफ द सेकंड कमिंग बाय डब्ल्यू बी किड्स, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऊपर में जो हम लोग बात की सब मिला के आपको हेल्प जरूर करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके बाय।